सीबीएसई में आपका फिर एक बार स्वागत है। देखिए, आप सब पढ़ेंगे सामाजिक विज्ञान का पहला चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद। मात्र 20 से 25 मिनट में इस चैप्टर का अच्छी तरह से हो जाएगा मक्खन। सो आप सब से रिक्वायरमेंट है कि आप 20 से 25 मिनट बस जुड़े रहें। देखिए, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। राष्ट्रवाद का मतलब क्या है? राष्ट्र या किसी राष्ट्र या देश, एक ही बात है। तो राष्ट्र या देश के लिए जो प्रेम है, ठीक है, प्रेम की जो भावना है, वही राष्ट्रवाद है। यूरोप क्या है? आपको पता होना चाहिए, यूरोप कोई एक देश नहीं है बल्कि महाद्वीप है। जब ज्यादा देशों से मिलकर जो बनता है ना, वो महाद्वीप बनता है। पूरे विश्व में वर्तमान में 7 महाद्वीप हैं, ठीक है। एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, यूरोप, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे, तो हम इसमें पढ़ेंगे। देखिए, राष्ट्रवाद की भावना सबसे पहले देश के लिए अच्छे विचार, देश के लिए, ठीक है, जो प्रेम जागा था सबसे पहले यूरोप में जागा था, फ्रांस में, ठीक है। तो देखिए, हम यहाँ पे इसकी सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे बस, ठीक है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जिससे हमें हर एक चीज, ठीक है, अच्छे से मक्खन हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, पहला क्वेश्चन जो है बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है पूरे के पूरे, ठीक है। तो प्रश्नों से हमें सीखना है और प्रश्नों से हम, और यहाँ पे ध्यान रखना कि बहुविकल्प क्वेश्चन आपके इसमें हमने इस चैप्टर में पूरे अच्छे से अच्छे चैप्टर जो हमें इस पूरे चैप्टर का अच्छी तरह से मक्खन करा देंगे। सो 8 चैप्टर बहुविकल्प के हैं और 3 क्वेश्चन जो है वो थ्योरिकल है। सो आप सबको बहुत अच्छे से समझना है। जर्मनी में एकीकरण की आधारशिला जो है वो किसने तैयार की थी? तो ध्यान रखना, बुक तैयार की थी किसने, बोलो, ठीक है, नेपोलियन बोनापार्ट ने। किसने की थी, बोलो, नेपोलियन बोनापार्ट ने, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे, ठीक है, ध्यान रखना, इसके बाद आप, ठीक है, आप जो, तो आप सबको क्लियर ही हुआ कि जर्मनी में एकीकरण, ठीक है। देखिए, अगर मैं आपको इसके मतलब इसके पूरे वर्ड समझा दूं तो वो वर्ड है कि जो एकीकरण का मतलब है। एकीकरण का मतलब क्या है? एकीकरण का मतलब है, ठीक है, सबको मिला लिया जाए एक साथ, सबको मिला लिया जाए, सब एक मिलजुल कर किसी काम को करें, तो वह हम कह सकते हैं एकीकरण। तो एकीकरण की आधारशिला किसने तैयार की थी? नेपोलियन बोनापार्ट ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए, सन 1789 में फ्रांस की क्रांति के समय किसका शासन था? तो बताइए, किसका शासन था? लुई सोलवे का। इसी के विरुद्ध तो क्या हुई थी, बोलो, ठीक है, फ्रांस की क्रांति हुई थी 5 मई सन 1789 में। क्योंकि यह राजा जो था वो सबसे पहला कारण तो था, यह राजा अयोग्य था, ठीक है। इसमें, ठीक है, इसने इतने अपने खर्चे किए, इतना अपना विलासितापूर्ण जीवन जिया, ठीक है, कि जिससे पूरा राजकोष खाली हो गया और देश को कोई सुख सुविधाएं दे ही नहीं पाया, देश के लोगों को, देश की प्रजा को, ठीक है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो उस समय जब क्रांति हुई, ठीक है, तो इसका राजा कौन था? देखिए, अगर मैं आप सबको क्रांति वर्ड का मतलब बताऊं कि आखिरकार क्रांति क्या होती, तो क्रांति का मतलब होता है जब अचानक परिवर्तन हो जाए, तो हम उसे क्या कहते हैं, बोलो, कहते हैं क्रांति फैल गई। जैसे कोई, ठीक है, मेरा कोई बहुत अच्छा विद्यार्थी, पहले उसके 50% मार्क्स आते थे, एकाएक वो 90% मार्क्स लाए, तो हम कह सकते कि यहाँ पे किसका जन्म हुआ? क्रांति का। अचानक क्या फैल गई? क्रांति फैल गई, ठीक है। सो आप सबको ये भी बहुत अच्छे से क्लियर हुआ, ठीक है। चलते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना, फ्रांस की क्रांति जो हुई थी वो किस राजा के विरुद्ध में हुई थी? कौन था उस समय राजा? तो उस राजा था लुई सोलवे। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1789 को, 5 मई सन 1789 को फ्रांस की क्या हुई थी, बोलो, क्रांति, ठीक है। ध्यान रखना, ये सब कोड है कि इतने इतने साल में जो, ठीक है, क्वेश्चन आया है। सो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखना। आपको फ्रांस की क्रांति, यंग यंग इटली सोसाइटी, 1 मिनट, ठीक है, यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था? ठीक है, तो इसमें यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक जो था वो कौन था, बोलो? मैजनी, ठीक है। यह एक, ठीक है, देखिए, जो यंग इटली का संस्थापक था वो कौन था, बोलो? मैजनी था। तो यंग इटली में भी, ठीक है, राष्ट्रवाद का उदय हुआ था। इटली में भी एकीकरण, ठीक है, इटली का भी एकीकरण हुआ था। तो इटली का एकीकरण का नेतृत्व जो है वो किसने किया था? ओटोमन, ठीक है, बिस्मार्क ने। किसने किया था, बोलो? ओटोमन, ना, इटली का एकीकरण ओटोमन बिस्मार्क ने किया था, इसका एकीकरण किया था जर्मनी, ठीक है। ओटोमन बिस्मार्क का तो जर्मनी का हुआ था, ठीक है। तो आप ध्यान रखना है किसने किया था, बोलो, ठीक है। यहाँ पे यूसेपे गैरीबाल्डी ने, ठीक है। तो नेतृत्व किसने किया था, बोलो? ठीक है, यूसेपे गैरीबाल्डी ने, ठीक है। इसका नहीं है, ठीक है, ये गलत है, ठीक है। किसने किया था, बोलो? यूसेपे गैरीबाल्डी ने, ठीक है। तो यहाँ पे जर्मनी का एकीकरण का नेतृत्व किया था यूसेपे गैरीबाल्डी ने। इसके बाद यहाँ पे समझेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छठवां,
1848 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति के फलस्वरूप क्या हुआ। तो देखिए ना, यहाँ पे आप सबको ये देखना है बेटा कि जो फ्रांस की क्रांति का जो जब फ्रांस की क्रांति हुई तो किसकी स्थापना हुई, रिजल्ट क्या निकला। फ्रांस की क्रांति हुई तो रिजल्ट ये निकला कि वहां पर गणतंत्र की स्थापना हो गई, कि अब जो शासन है वो वंशानुगत नहीं होगा। पहले क्या होता था, ठीक है, अभी आपने सुना होगा राजा, ठीक है, एक्सपायर हुए उनके बेटा बैठ गए, उनके बेटा एक्सपायर हुए फिर उनके बेटा बैठ गए। इस प्रकार से पूरा का पूरा जो शासन था वो वंशानुगत चलता था। और जब वंशानुगत शासन चला, ठीक है, तो ठीक है, उन्हें कोई किसी की फिक्र नहीं हुई, क्योंकि हम एक्सपायर तो दूसरा बैठेगा, मतलब ठीक है, कोई उन पर टॉप पर उनके कोई था नहीं, मतलब वो किसी के अधीन थी नहीं, निरंकुश थे। तो इस प्रकार से वंशानुगत शासन था, ठीक है, तो उसको हटा के क्रांति हुई। तो बताइए किसकी स्थापना हुई, रिजल्ट क्या निकला, गणतंत्र की स्थापना हुई। ठीक है, सो आप सबको ये भी क्वेश्चन अच्छे से मक्खन हुआ। ठीक है, इसके और 1800 कितने बोलो 48 में। देखिए हमारा हमें हमें यहाँ से हमारा भारत जो आज़ाद हुआ था वो कितने में हुआ, मतलब आज़ाद हो सकता था, आज़ाद तो 1947 में हुआ, लेकिन आज़ाद हो सकता था पहली क्रांति सन 1857 की क्रांति में। इस समय बहुत बड़ी क्रांति हुई थी, बहुत बड़ा विद्रोह हुआ था 1857 का विद्रोह। इतना बड़ा विद्रोह था, इतना बड़ा विद्रोह था, ठीक है, कि इस समय हमने हमारे यहाँ के जितने भी राजा मतलब थे, जैसे रानी लक्ष्मीबाई झांसी से ही, ठीक है, तो उनने सबने अंग्रेजों को, ठीक है, और मतलब ठीक है, अपने देश को आज़ाद कराने के लिए बहुत संघर्ष किया था, बहुत बड़ा ये विद्रोह था। लेकिन कहीं ना कहीं इस समय भी हमारे यहाँ के राजाओं ने भ्रष्टाचार किया, जिससे यह विद्रोह सफल नहीं हुआ और हमें 90 साल लग गए, ठीक है, आज़ादी, ठीक है, में। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि देखिए यहाँ पे 1848 में फ्रांस में सबसे पहले क्या हुआ, बोलो गणतंत्र की स्थापना हुई फ्रांसीसी क्रांति के माध्यम से। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे देखिए जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी। तो जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका जो थी सब, तो किसकी थी बोलो, ठीक है, ऑटोमन बिस्मार्क की। ठीक है, किसकी थी बोलो, ऑटोमन बिस्मार्क की। ठीक है, नेपोलियन बोनापार्ट की पराजय कब हुई। तो देखिए यहाँ पर जो भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, नेपोलियन बोनापार्ट की पराजय हुई थी 1815 में वाटरलू की युद्ध में। कब में हुई थी बोलो, वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन बोनापार्ट की, ठीक है, क्या हुई बोलो, पराजय हुई। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे अब आ गए हैं आप सबके थ्योरिकल क्वेश्चन। सो आप सबको पूरी ईमानदारी से थ्योरिकल क्वेश्चन भी समझना है। ठीक है, फ्रांस की क्रांति कब हुई, फ्रांस की क्रांति के मुख्य कारण क्या थे। मैं तो आप सबको पहले ही बताया रखा हूँ कि फ्रांस की क्रांति के समय सन 1789 में लुई सोलवा राजा था, और वह अयोग्य था, और वह इतना विलासितापूर्ण जीवन जीता था कि उसके समय पूरा राजकोष क्या हो गया, खाली हो गया। ठीक है, तो हम कह सकते हैं फ्रांस की क्रांति 5 मई सन 1789 ईस्वी को प्रारंभ हुई थी। ठीक है, इसके बाद फ्रांस की जो इसका जो कारण है, मुख्य कारण, वो है फ्रांस की शोचनीय आर्थिक स्थिति क्रांति का मूल कारण थी। आर्थिक स्थिति बहुत बुरी कगार पर पहुंच गई थी। ठीक है, इस समय जिस समय लुई सोलवे जो राजा था, ठीक है, लुई सोलवे की फिजूली खर्चे से राजकोष पूरा का पूरा खाली हो गया, तथा देश की आर्थिक, ठीक है, रूप से देश जो है वो आर्थिक रूप से पूरा हो गया दिवालियापन। दिवालियापन का मतलब ऋणी, ठीक है, बहुत कर्जदार, जब किसी कर्ज का बहुत बोझ हो जाता है तो उसको बोलते हैं दिवालियापन। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, किसी की भी, या कोई मंत्री हो या कोई बड़ी पोस्ट हो, तो उसमें सबसे पहले योग्यता होती है भारत का नागरिक हो, वह दिवालियापन ना हो। क्योंकि दिवालियापन होगा तो वो अगर किसी भी पोस्ट उसको मिल जाएगी तो सबसे पहले वो अपना कर्ज उतारेगा ना। ठीक है, तो इस प्रकार से दिवालियापन का मतलब होता है कि जब किसी पर कर्ज आ जाए। ठीक है, तो पूरा देश काय पर, कगार पर पहुंच गया था, कर्ज पर। ऐसी हालत में शासक ने, ठीक है, जनता पर, ठीक है, अब बताइए, जनता पर बड़े बड़े कर थोप दिए, नए नए कर लगाए उस पर। ठीक है, तो अब बताइए जब राजकोष खाली हो गया तो अपने, ठीक है, राजकोष को भरने के लिए जो लुई सोलवा था उसने, ठीक है, गरीबों पर, मिडिल क्लास लोगों पर, ठीक है, अत्याचार किया और नए नए कर थोपे। ठीक है, जिसका जनता में, ठीक है, विरोध हुआ। ठीक है, जनता ने विरोध किया। ठीक है, जनता में बहुत असंतोष व्याप्त हुआ, क्योंकि ठीक है, इस समय, ठीक है, जनता ने उनका बहुत ज्यादा विरोध किया था। ठीक है, अब विरोध भी किया, क्योंकि इस समय आप थोड़ा सोचिए कि फिजूल खर्चे हुए, अब नए नए गरीब लोगों पर टैक्स लगाए जाएंगे, तो जनता इसका केवल विरोध ही कर सकती, क्योंकि टैक्स तो दे ही नहीं सकती, कहाँ से देगी। तो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे स्टेट्स जनरल अधिवेशन बुलाने के साथ ही क्रांति का विस्फोट हुआ, और इस
दृष्टि से फ्रांस की तत्कालीन आर्थिक स्थिति क्रांति का एक प्रमुख कारण बन गई। तो कहने का मतलब है कि जो फ्रांसीसी क्रांति का प्रमुख कारण था वो था, ठीक है, उस राजा की लुई सोल्वे के फिजूल खर्चे और उस खर्चे से हम कह सकते हैं, ठीक है, आर्थिक स्थिति बहुत बुरी कगार पर पहुंच गई और जिससे इतनी बड़ी क्रांति ने जन्म लिया, ठीक है, कि वहां पर सीधे वंशानुगत जो राजा बनते थे वहां, ठीक है, गणतंत्र की स्थापना हुई। ठीक है, अब ठीक है, आप सबका नेक्स्ट क्वेश्चन आप सब करेंगे, जे आप सबको क्लियर हुआ। ऑटोमन बिस्मार्क को जर्मनी का एकीकरण का जनक क्यों कहा जाता है? जनक का अर्थ होता है बाप। ठीक है, और इसके आपको बताना है दो कारण। तो ऑटोमन बिस्मार्क ने, ठीक है, रक्त और लोहे की नीति, बोले तो सैन्य शक्ति, बहुत बड़ी सैन्य शक्ति थी ऑटोमन बिस्मार्क के पास। कहते हैं कि जब सीधी घी से घी ना निकले तो टेढ़ी करने की जरूरत पड़ जाती है। तो इस प्रकार से ऐसे ही उसने अपने सैन्य बल से, ठीक है, चलकर जर्मनी का एकीकरण किया। ठीक है, पूरे राजाओं को मिलाया सैन्य बल के साथ और महत्वपूर्ण, ठीक है, जर्मनी के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसलिए जर्मनी के एकीकरण का उसे कहा जाता है पिता। ठीक है, बोले तो जनक। दूसरा कारण है ओटोमन, जो यहाँ पे जो बिस्मार्क था, कूटनीति द्वारा ऑस्ट्रेलिया को, ठीक है, वैश्विक पलट पर एकीकरण करके प्रसाद की शक्ति को, ठीक है, क्या किया, मजबूत किया। ठीक है, इसके बाद, ठीक है, यहाँ पे है नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन है बोलो? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई और उसका मुख्य कारण क्या था? तो फ्रांस की क्रांति सन 1789 को हुई थी और उसका जो मुख्य कारण था, ठीक है, उसके मुख्य कारण थे, एक तो स्वतंत्रता नहीं थी वहाँ के लोगों को, तो हम कह सकते हैं स्वतंत्रता पर प्रतिबंध। फिर कुछ लोग जो है वो शिक्षित हुए और उनने, ठीक है, वो मतलब शिक्षित हुए और तो उनको छोटी छोटी पोस्टें मिली, तो उनको कहा गया मध्यम वर्ग। और कुछ देर बाद, कुछ वर्ष बाद मध्यम वर्ग का उदय हुआ। ठीक है, तो मध्यम वर्ग के लोगों ने भी फ्रांस की क्रांति, ठीक है, में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। और इसके बाद जो था वो अयोग क्या था बोलो? ठीक है, शासक। तो इस प्रकार से अयोग्य जो शासक थे उन्होंने, मतलब अयोग्य शासक था, इसलिए फ्रांस की क्रांति, ठीक है, हुई। ठीक है, अब ध्यान रखना, तो अब आप सब यहाँ पे देखिए, फ्रांस की क्रांति यूरोप के इतिहास का एक युगांतकारी, ठीक है, घटना थी। इस क्रांति के कारण लुई सोल्वे का वंशानुगत शासन जो था वो फ्रांस से पूरी तरह से समाप्त हो गया। क्योंकि अब आपको पता है कि सन 1848 में सबसे पहले फ्रांस, देखिए, यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है फ्रांस। फ्रांस में गणतंत्र की स्थापना हुई थी। फ्रांस में लोकतंत्र, बोले तो जनता का शासन, मतलब जनता के हिसाब से सरकार बनेगी, का आरंभ हुआ और लोकतंत्र का शासन आरंभ हुआ। और फ्रांस की क्रांति के लिए उत्तरदायी प्रमुख कारण का विवरण इस प्रकार है। ठीक है, सबसे पहले स्वतंत्रता पर प्रतिबंध। फ्रांस के लोगों को किसी भी तरह से स्वतंत्रता प्राप्त नहीं थी। धार्मिक स्वतंत्रता पर भी प्रतिबंध था। कि धार्मिक स्वतंत्रता पर प्रतिबंध का सेंस है कि वहाँ पर लोग अपने अनुसार अपना धर्म ही नहीं अपना सकते, अपने धर्म का प्रबंध ही नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस प्रकार से फ्रांस में, ठीक है, क्या है बोलो, प्रोटेस्टेंट, ठीक है, धर्म वाले लोगों पर अत्याचार किया जाता था और न्याय और स्वतंत्रता की पूरी तरह से अवहेलना हो रही थी। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं बिना कारण के उन्हें, ठीक है, जेल में डालने का आदेश, ठीक है, और प्रयोग व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए एक खतरा था। और मतलब अतः जनता में असंतोष जगा और उनने केवल एक ही चीज को अपनाया, केवल क्रांति क्रांति क्रांति। ठीक है, मतलब, ठीक है, राजा का विरोध। तो इस प्रकार से जब पूरी तरह से वहाँ के सभी नागरिक की स्वतंत्रता छीन ली गई, उनकी धर्म तक की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा दिया गया, वहाँ के जो एक धर्म था प्रोटेस्टेंट, उस धर्म के लोगों पर बहुत बुरे अत्याचार किए गए। तो वहाँ के लोगों ने केवल एक ही चीज को अपनाया, विद्रोह। और विद्रोह, ठीक है, इस प्रकार से क्रांति का मुख्य कारण बना। ठीक है, स्वतंत्रता प्राप्ति पर प्रतिबंध। फिर मध्यम वर्ग का उदय। तो यहाँ पर औद्योगिक क्रांति के बाद मध्यम वर्ग का उदय हुआ और इस वर्ग व्यापारी, उद्योगपति, वकील, डॉक्टर, लेखक, पत्रकार, शिक्षाविद एवं, ठीक है, यहाँ पे निम्न सरकारी, ठीक है, पदाधिकारी, छोटे छोटे जो पद वाले अधिकारी थे, फ्रांस के मध्यम वर्ग का महत्वाकांक्षी था और कुलीन वर्गों को अपना एक शत्रु मानते थे। कुलीन वर्ग जो थे वो राजा के निकट थे। ठीक है,
जो बहुत बड़े बड़े पैसे वाले हुआ करते थे, ठीक है, कुलीन वर्ग, तो ये जो थे इनको टैक्स भी नहीं भरना पड़ता था, बड़े लोग होने के बावजूद भी टैक्स नहीं भरना पड़ता था, ठीक है। तो इस प्रकार से मध्यम वर्ग के लोग कुलीनों को बहुत, ठीक है, क्या मानते थे, अपना शत्रु। तो ये लोग भी, ठीक है, एक राजा जैसा ही, ठीक है, काम करते थे, और इनका फिर जो शत्रु होगा किसके, बोलो, मध्यम वर्ग के लोगों के। तो मध्यम वर्ग का उदय हुआ, जिससे भी इन लोगों ने भी क्रांति में महत्वपूर्ण योगदान दिया। क्रांति के समय फ्रांस का शासक लुई 16, ठीक है, था, और वह एक अयोग्य शासक था, क्योंकि उसने शासन में, ठीक है, सुधार लाने का प्रयास बिल्कुल कतई नहीं किया, ठीक है, और उसकी पत्नी का प्रभाव शासन पर अधिक था, ठीक है, राजा कोई प्रभाव किसी का। और लुई 16 के राजारोहण के समय जनता की बहुत आशा थी, जब लुई 16 का, ठीक है, राजारोहण हुआ कि हमारी, ठीक है, मांगे पूरी होंगी, देश का विकास होगा, लेकिन ऐसा तो बिल्कुल हुआ ही नहीं, ठीक है। और लेकिन उसकी यहाँ पे आतुरता और कर्तव्यहीनता, कहते हैं कि जब कोई राजा, पुराने समय में ऐसा कहा जाता था, ऋषि मुनि कहते थे, चाणक्य भी कहते थे, चंद्रगुप्त के, ठीक है, परम गुरु थे जो, वो भी कहते थे कि यदि कोई राजा अपने कर्तव्य पर डटा रहे, राजा के जो शास्त्रों के अनुसार कर्तव्य होते हैं, ठीक है, तो वह अपना और अपनी प्रजा का, अपने देश का, ठीक है, अपने देश का बहुत अच्छे तरीके से विकास कर सकता, और अपने राज्य को समृद्ध और सुदृढ़ बना सकता। तो इस प्रकार से वह कर्तव्यहीन था, और जनता को विद्रोह का मार्ग, ठीक है, का सहारा लेना पड़ा। तो इस चीजों से लड़ने के लिए जनता के पास केवल एक ही रास्ता था, वो था विद्रोह। अब क्वेश्चन खड़ा होता है कि हम आखिरकार पढ़ते क्यों हैं इसको। तो भाई मेरे, आपको पता है कि राष्ट्रवाद सबसे पहले यूरोप में जागा था, ठीक है, तो यूरोप में राष्ट्रवाद जागा था, फिर हमारे भारत में जागा। इस प्रकार से हम इसको पढ़ना हमें बहुत जरूरी है, और इतिहास केवल इसलिए ही पढ़ी जाती है कि हमसे जो पहले गलतियां हुई, वो अब गलतियां ना दोहराई जाए, ठीक है। सो आप सब बहुत अच्छे से मेरे साथ जुड़े रहे, सो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब पूरी तरह से अच्छे से पढ़ाई कीजिए, मेहनत और लगन से, ठीक है। और यहाँ इस तरह की क्रांति हुई, और आप सब अच्छे से पढ़ाई करके आप भी क्रांति फैला दीजिए, क्योंकि अपन सबके पास अभी बहुत समय है। जय हिंद।